दुनिया में बहुत सालों तक इलेक्शंस होते ही नहीं थे। फिर 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट ग्रीस के एथेंस सिटी में एक डेमोक्रेटिया नाम का पॉलिटिकल सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। ग्रीक लैंग्वेज में डेमोक्रेटिया का मतलब होता है पीपल पावर, इसी से वर्ड आया डेमोक्रेसी। इसीलिए एथेंस को बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। पर उस टाइम पे इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का हक सिर्फ मेल और फ्री सिटीजन्स को था। मतलब जो गुलाम थे और जो औरतें थी, इन लोगों को वोट देने का राइट नहीं था। शहर के सब मेल्स मिलकर एक जगह जमा होते थे और वो लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे वोट देते थे। इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि सोसाइटी का हर इंसान खुद अपने लिए डायरेक्टली वोट कर रहा है। इसके अगेंस्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हम आज फॉलो करते हैं। हम लोग खुद उठकर पार्लियामेंट जाकर अपने लिए वोट नहीं करते। हम लोग अपने अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं जो हमारे लिए वोट करता है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन सब पार्लियामेंट में जाने लगी तो ये मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है वर्ल्ड। उस टाइम पर एथेंस में और रोम में अलग अलग टाइप से वोटिंग होती थी। कुछ लोग हाथ उठाकर वोट करते थे। जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाथ ऊपर रहेंगे वो ऑप्शन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से कुछ लोग चिल्लाकर वोट करते थे। जिस ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा लोग चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, उस ऑप्शन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इलेक्शंस के टाइप्स थे उस जमाने में। लेकिन ये सब ओपन वोटिंग में होता था। ओपन वोटिंग मतलब आप किसको वोट दे रहे हो, आप किसके अगेंस्ट हो, ये सबको पता चलता था। आपको खुले में वोट देना पड़ता था। पर सोच के देखो कि अगर कोई बाहुबली टाइप का आदमी, कोई डॉन टाइप का आदमी इलेक्शन में खड़ा है, अगर आपने उसके अगेंस्ट वोट दिया है तो वो आपसे बदला भी ले सकता था बाद में। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए सीक्रेट वोटिंग का इन्वेंशन हुआ। मतलब आप किसको वोट दे रहे हो ये किसी को पता नहीं चलता था आपके अलावा। आप एक सीक्रेट डब्बे के अंदर जाकर वोट देते थे। और आज भी दुनिया भर में हम सीक्रेट वोटिंग ही फॉलो करते हैं। इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम लोग अपने एमपीज और एमएलए चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। और हम लोग सीक्रेट वोटिंग के थ्रू इन लोगों को चुनते हैं। शुरू में हम बहुत सालों तक इस वोटिंग के लिए पेपर का इस्तेमाल करते थे। हम लोग पेपर के पर्ची पर स्टैंप मारकर या अंगूठा लगाकर उसको डब्बे में डालते थे। पर इस सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट्स थे, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग मतलब जो वोटिंग सेंटर है उसको गुंडे या पॉलिटिशियंस कैप्चर कर लेते थे और जबरदस्ती अपने वोट डब्बे के अंदर डालते थे ताकि उनका काउंट बढ़े। ऐसे ही और बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम एक बड़ी सी मशीन पे बटन दबाकर अपना वोट रजिस्टर करते हैं और वो मशीन के अंदर अपना वोट रजिस्टर्ड रहता है। कोई पेपर संभालने की झंझट ही नहीं। ईवीएम के अंदर एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि आप 1 मिनट के अंदर सिर्फ 5 ही वोट दे सकते हैं। अगर कोई आकर फटाफट बटन दबा रहा है बार बार तो उसका वोट रजिस्टर नहीं होगा। अगर किसी को बूथ कैप्चरिंग करनी है, किसी को जबरदस्ती वोट डालने भी है, तो उसको बहुत समय तक रुक के ऐसे दबाते रहना पड़ेगा, तभी वो डाल पाएगा। उतनी देर में पुलिस आएगी और उसको पकड़ लेंगी। इसलिए जो पहले होता था वैसे क्राइम सब बहुत कम हो गए। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट करने के सिस्टम को ई वोटिंग भी कहते हैं। ये डिफरेंट होता है आई वोटिंग से। आई वोटिंग मतलब ऑनलाइन वोटिंग। ईवीएम के आने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पेपर का यूज कम हो गया, बूथ कैप्चरिंग के इंसिडेंट्स कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि हर इंसान के 2 किलोमीटर के रेडियस में एक वोटिंग सेंटर होना ही चाहिए। आप सोच के देखिए कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है जिसमें हर इंसान के 2 किलोमीटर के रेडियस में एक वोटिंग सेंटर लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। ये जो मैप देख रहे हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें जो वायलेट्स कलर के डॉट दिख रहे हैं ना, ये सब एक एक वोटिंग सेंटर है। इन सब वोटिंग सेंटर्स, ईवीएम्स, वीवीपैट मशीन्स को मैनेज करने के लिए लोग, इलेक्शन ऑफिशियल्स, पुलिस, सिक्योरिटी के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ती है। कई जगहों पर तो रास्ते नहीं है, जंगल है, बर्फ, नदी क्रॉस करके वोटिंग सेंटर लगाना पड़ता है। इन सब के लिए घोड़े, गाड़ी, हाथी, बस, ट्रेन का इंतजाम करना पड़ता है। इतना पैसा, टाइम खर्च करने के बाद भी लोगों का काम आसान नहीं होता। जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनको धूप में लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है वोट देने के लिए। और ये सब कुछ बच सकता है अगर हम ऑनलाइन वोटिंग शुरू कर दे तो। अगर हर कोई अपने घर में बैठे बैठे वोट दे सके अपने फोन पर, तो किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, ना इलेक्शन कमीशन को इतने सारे वोटिंग सेंटर्स लगाने की जरूरत। कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आए जिसमें लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस टाइम भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, उस टाइम भी वोटिंग करवाई जा सकती है। अगर इतने सारे फायदे हैं ऑनलाइन वोटिंग के, तो क्यों देश की इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, जो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो गई है, वो इस चीज पे क्यों नहीं ट्राई कर रही। इंडिया में फिर भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे शिफ्ट हो गए। अमेरिका जो दुनिया का इतना बड़ा पावरफुल देश है, वो लोग आज भी पेपर पे वोटिंग कर रहे हैं। पास्ट में जब भी चीजें ऑनलाइन हुई है तब हैकर्स का और चोरों का काम आसान हो गया है। पहले उनको खुद फिजिकली जाना पड़ता था और पैसे चुरा कर लाने पड़ते थे, जिसमें पकड़े जाने का या जान का रिस्क था। लेकिन अब
अपने बेडरूम में बैठे बैठे बस कंप्यूटर से वो आईडी और पासवर्ड डाल के लोगों के पैसे चुरा रहे हैं। उसी तरीके से हैकर्स ऑनलाइन वोटिंग के डेटाबेस में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। किसी एक पार्टी के सारे वोट्स हटा सकते हैं, किसी दूसरे पार्टी के वोट्स ऐड कर सकते हैं, वो भी अपने बेडरूम में बैठे बैठे। अगर पुराना सिस्टम हो जिसमें पेपर्स या ईवीएम में वोट दिए जा रहे थे, अगर किसी को उसमें टैंपरिंग करनी है, उसको जाकर पेपर चुराने पड़ेंगे, उसको जाकर मशीन चुरानी पड़ेगी सबके सामने, जो कि इतना आसान काम नहीं है। आज अगर हम पेपर पे स्टैंप मार के वोट दे रहे हैं या हम ईवीएम पे बटन दबाकर वोट दे रहे हैं, तो हमने किसको वोट दिया है हमारे अलावा और किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसका कोई डेटाबेस मेंटेन नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा, इसका एक डेटाबेस मेंटेन रहेगा, अगर वो लीक हो गया तो सबको पता चल सकता है कि किसने किसको वोट दिया। जो डेमोक्रेसी का सबसे पहला प्रॉब्लम था, सीक्रेसी, हम बैक टू उसी प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। हम लोगों को ये भी चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आज भी इंडिया में लगभग आधी पॉपुलेशन के पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे सब लोगों का क्या? 2005 में एस्टोनिया दुनिया की पहली कंट्री बनी जिसने नेशन वाइड इलेक्शंस इंटरनेट वोटिंग के थ्रू किए। उनके सिटीजन्स दुनिया के किसी भी कोने से ऐप में लॉगिन कर सकते हैं अपने आईडी कार्ड के थ्रू और फिर वोटिंग दे सकते हैं। इंडिया में आज भी इतने सारे मल्टीपल आईडी कार्ड्स के फ्रॉड बाहर आते हैं। एक ही इंसान के पास मल्टीपल आधार कार्ड, मल्टीपल पैन कार्ड मिलते हैं। अगर हम लोग भी ऑनलाइन वोटिंग आईडी के थ्रू शुरू कर दे तो ये आधार कार्ड और पैन कार्ड का फ्रॉड कितना बढ़ जाएगा। एक ही इंसान मल्टीपल वोट्स दे सकता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ये जो एस्टोनिया वाला सिस्टम है, ये बाकी दुनिया में जैसे कि वैसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। फ्रांस ने भी ऑनलाइन वोटिंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न से उन्होंने भी हटा लिया। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, कपड़े ऑर्डर करना या इंटरनेट बैंकिंग, ये सब एक अलग चीज है। लेकिन इलेक्शंस, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है इलेक्शन पे, तो ये पूरी प्रोसेस का कोई फायदा ही नहीं। तो जब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जिसको हम 100% कह सकते हैं कि ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, तब तक ये ऑनलाइन वोटिंग इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या पता कि फ्यूचर में ऑनलाइन वोटिंग आने के बाद हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से निकलकर फिर से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ जाए। क्योंकि अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना इतना आसान हो जाएगा तो हर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डायरेक्टली सिटीजन से राय पूछ ली जाएंगी। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट भेजने की क्या जरूरत है। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेट्स सी कि फ्यूचर में एक्चुअल में क्या क्या होता है। इस वीडियो को देखकर आपने अपना 6.25 घंटे का टाइम बचाया है, क्योंकि अगर आप खुद रिसर्च करके पढ़ने जाते इस टॉपिक के बारे में तो लगभग आपको उतना ही टाइम लगता, क्योंकि उतना ही टाइम मुझे लगा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सोशल मीडिया पे फालतू के वीडियोस देखने की जगह अपने लिए एक बेटर वीडियो चुना और नॉलेज गेन किया। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को अपनी फीड में देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूँ। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मंडे 8:30 PM IST एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।